जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी, पशु, उसके बाद फ्लावर, उसके बाद हम लोग का राष्ट्रीय जो गान है वो, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय झंडा के बारे में और राष्ट्रीय स्मारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है मेरे भाई, इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर, कोस्ट गार्ड, डीवी के सिलेबस के अंदर इन चैप्टर को पढ़ना है और इनसे आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड किया या पूरा डिटेल में जो पढ़ाया, अगर उसको कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले। तो आप लोग पूरा क्लास को देखना और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है मेरे भाई, मोर को कहा गया है। ठीक है, अब मोर को क्यों कहा गया भारत का राष्ट्रीय पक्षी? तो पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सिर पर एक ताज जैसी कलंगी लगाई है। ठीक है, इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं, मोर को पक्षियों का क्या कहते हैं, राजा भी हम लोग कहते हैं। अब देखो, मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। अब देखो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, मोर को भारत सरकार ने मतलब इसे राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया? तो 26 जनवरी 1963 को किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। अब देखो, मोर जो है हम लोग के जो पड़ोसी देश है मेरे भाई, कौन? म्यांमार, वहाँ का भी ये राष्ट्रीय पक्षी मतलब कि कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कर लेना मेरे भाई, यहाँ पर मर लिखा गया, मिस टाइपिंग हो गया, यहाँ पर मोर कर लेना। ठीक, ये मोर हो जाएगा। ठीक, अब देखो कि मोर का आप लोग से पूछा जाएगा वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मोर का जो वैज्ञानिक नाम है मेरे भाई, पाबो क्रिस्टेटस, इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। अब हम लोग यहाँ पर जो हम लोग का भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो फाइनली खत्म हो गया। इससे इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा जो हम लोग बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय जो पशु है और वो कौन है? तो आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है हम लोग का बाघ है। क्या है? बाघ है। और बाघ को मेरे भाई 18 नवंबर 1972 को इसे राष्ट्रीय पशु क्या किया गया था, घोषित किया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, बाघ से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो कौन था? शेर था। 1969 में ये शेर को पहले क्या किया गया था, राष्ट्रीय पशु भारत का बनाया गया था। लेकिन बाद में जाके क्या कर दिया गया, 1972 में 18 नवंबर 1972 को किसको कर दिया गया? तो वो कर दिया गया मेरे भाई, बाघ को कर दिया गया मतलब कि भारत का राष्ट्रीय पशु। अब हम लोग बात करते हैं आगे यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को मेरे भाई हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है, पैंथेरा टाइग्रिस जो है, ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है, आप इसको भी याद रखिएगा। देखो, भारत में बाघ के संरक्षण के लिए 18 राज्यों में 53 बाघ अभ्यारण्य है। बाघ नहीं होगा, बाघ कर लेना, बाघ अभ्यारण्य है। ठीक, तो इन बाघ अभ्यारण्य में क्या होता है, बाघों का मतलब कि सही से देखभाल, अच्छे से रख रखाव, यही सब होता है। ठीक है, वर्तमान में भारत में बाघों की जो कुल संख्या है ना, 2023 तक का मैं डाटा बता रहा हूँ, 3167 जो बाघ हैं हमारे वर्तमान देश में अभी मौजूद है। अभी डाटा बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है कि बढ़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि बाघ को लेकर बहुत सारे मतलब कि प्रोजेक्ट मतलब कि निकाले जाते हैं देश के अंदर, तो आपको पता होगा। देखो, मध्य प्रदेश स्टेट में बाघों की संख्या 785 है। सबसे अधिक अगर बाघ कहीं पाया जाता है इंडिया के अंदर तो वो मध्य प्रदेश स्टेट में पाया जाता है। और इसीलिए मध्य प्रदेश स्टेट को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। देखो, भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य जो है ना, वो नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ये जो बाघ अभ्यारण्य है ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश स्टेट में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर हम लोग का जो है बाघ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और देखो, बाघ अभ्यारण्य बहुत सारे हैं जो कहाँ पे स्थित होंगे, वो मैं एक जो होता है नेशनल पार्क होता है, ठीक है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य होता है, वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है मतलब राष्ट्रीय पशु से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे हम लोग चलते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है उसके बारे में जानते हैं। देखो, भारत का राष्ट्रीय फूल है, आप लोग को पता होगा मेरे भाई, कमल है। ठीक है, अब देखो ये पर भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय फूल के रूप में इसे क्या किया था, अपनाया था। और भारतीय संस्कृति में कमल को धन और विजय के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कि माना जाता है कि कमल जो है ना वो धन और विजय के प्रतीक है। अब देखो, कमल का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है निलंबियन न्यूसीफीरा। ठीक है, न्यूसीफीरा होता है इसका वैज्ञानिक नाम।
अब कमल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब हम चलते हैं भारत का राष्ट्रीय गान के बारे में जानते हैं। तो भारत का जो हम लोग का राष्ट्रीय गान है वो क्या है, जन गण मन है। क्या है, जन गण मन, आप लोग को पता होगा। अब देखो, जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था जन गण मन को, तो 26 जनवरी 1950 को इसके राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान को पहली बार, ठीक है, पहली बार कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में गाया गया था। लेकिन उस समय इस राष्ट्रगान को घोषित नहीं किया गया था। मतलब 1911 में तो इसको सबसे पहली बार गाया गया था राष्ट्रगान को, लेकिन उस समय क्या, इसको मान्यता नहीं मिला था कि यह हमारा देश का राष्ट्रगान है। इसको मान्यता कब मिला था, 24 जनवरी 1950 को मिला था। आगे हम लोग बात करते हैं, जन गण मन को गाने में कितना सेकेंड लगता है मेरे भाई, तो 52 सेकेंड का टाइम लगता है जन गण मन को पूरा गाने में। जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है मेरे भाई, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और राष्ट्रगान को 1905 में बंगाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया मेरे भाई, जन गण मन को बंगाली भाषा में हम लोग का राष्ट्रगान को लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब देखो कि राष्ट्रगान से इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो आप इतना क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना। अब चलो यहाँ पर हम करते हैं बात भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करते हैं। देखो, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गान के बारे में और राष्ट्रीय गीत, उनको लगता है कि दोनों चीज़ सेम होगा, ठीक है, और वो बच्चा गलती करते हैं। अगर राष्ट्रीय गीत की बात होता है तो याद रखना वंदे मातरम, और राष्ट्रीय अगर गान की बात होगा तो जन गण मन होगा। इस बात को आप लोग दिमाग में 100% बैठा लीजिए मेरे भाई। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं बात, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, इसको भी, ठीक है। और इसके जो रचयिता है वो अलग है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो इनके क्या है, रचयिता है, आप लोग को पता होना चाहिए। देखो, वंदे मातरम को गाने में जो समय लगता है 1 मिनट 9 सेकेंड का समय लगता है इसको गाने में। किसको मेरे भाई, राष्ट्रीय गीत को गाने में, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार इसका उपयोग नारे के रूप में किया था। ठीक है, वंदे मातरम जो हम लोग का राष्ट्रीय गीत है उसका उपयोग सबसे पहले क्या चीज़ के रूप में हुआ था, नारे के रूप में हुआ था। लेकिन 1896 में पहली बार कोलकाता में राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रथम अधिवेशन में ये क्या गया था, गाया गया था। किसको, तो इसको भी क्या गया था, कांग्रेस के मतलब कि अधिवेशन में गाया गया था, राष्ट्रगान को भी और राष्ट्रगीत को भी गाया गया था, दोनों को पहली बार। ठीक है, इसको 1896 में गाया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, और अगला यहाँ पर पॉइंट जो है हम लोग का, देखिए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है, लेकिन वर्तमान में वंदे मातरम को संस्कृत भाषा में अपनाया गया। अभी जैसे ही हम लोग अपनाएं, इसको हम लोग गाते हैं तो इसको संस्कृत भाषा में कन्वर्ट करवा के फिर हम लोग क्या किए थे, इसको अपनाए थे वंदे मातरम को। ठीक है, आगे देखोगे यहाँ पर, तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया था, तो एक आनंद मठ उपन्यास है, वहाँ से क्या किया गया था, और वंदे मातरम गीत को लिया गया था, जिसका जो लेखक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसका, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और मतलब वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। 2 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। देखो, भारत के जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 2 धुन है वो यदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार किया था, इस धुन को, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट जो था वो कौन किए थे, तो अरविंद घोष ने किए थे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इससे इंपॉर्टेंट सवाल जितने भी बन रहे थे वो करवा दिए, और एग्जाम में बहुत बार जो पूछा गया सभी इसी के अंदर डाला गया है। ठीक है, इतना याद कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे मेरे भाई। ठीक, अगला यहाँ पर सवाल देखो, भारत का राष्ट्रीय झंडा के बारे में बात करेंगे। भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तिरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिरंगे। अगर इसका दूसरा नाम बोला जाए तो क्या होता है, हम लोग बोलचाल की भाषा में तिरंगा भी बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल इसका जो नाम है वो तिरंगे है। आप लोग याद रखना, बोलचाल की भाषा में दूसरा नाम भी बोला गया है कि तिरंगा हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, बोल सकते हैं। अब देखो, तिरंगे को समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियों में, पहला तो आप लोग जब तिरंगा देखे होगे तो पहला आप लोग को केसरिया रंग देखने को मिला होगा, फिर आप लोग को व्हाइट रंग देखने को मिला है, फिर उसके बाद आप लोग को देखने को व्हाइट के बीच में एक चक्र देखने को मिलता है। ठीक है, जो अशोक चक्र होता है, और उसके नीचे आप लोग को देखने को मिलता है नीला रंग के मेरे भाई कलर। ठीक है, उसमें नीला रंग का चक्र होता है, और सबसे नीचे आप जो देखोगे तो हरा रंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देखोगे तो ये एक झंडा हम लोग का जो है, ठीक है, हम लोग का जो तिरंगा है उसका मतलब कि सेफ है।
सब कुछ आप लोग को बताएं। अब देखो कि भारत का राष्ट्रीय झंडा को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के बैठक के दौरान अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अरे वो तिरंगे जो हम लोग का भारत का तिरंगे, उसका डिजाइन जो है वो कौन किया था, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। पिंगली वेंकैया जो है भारत के तिरंगे का क्या किए थे, डिजाइन किए थे। ठीक है, अब देखो कि भारत के तिरंगे में चरखा पहले था। आप लोग देखोगे तो पहले जो झंडा हम लोग का रहता था, तिरंगा जो रहता था, उसमें यहाँ पर क्या होता था, चरखा होता था, यहाँ पर चक्र नहीं होता था। लेकिन चरखा को हटा के इसमें चक्र कब शामिल किया गया था, तो 1947 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1947 में लाया गया था। एक सवाल बहुत पूछा जाता है यहाँ से कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो कितना होता है। बहुत बच्चा कंफ्यूज होते, कभी 2:3 मार्क के आ जाएंगे, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 3:2। लंबाई 3 होता है और चौड़ाई क्या होता है, 2 होता है। तो हमेशा याद रखना तिरंगे की जो लंबाई होगा मेरे भाई 3:2 होता है। अगला यहाँ पर आप लोग बात करेंगे तो राष्ट्रीय झंडा तिरंगे को घुटने से नीचे कपड़े के रूप में पहनना, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यापार व्यवसाय या पैसे के रूप में किया जाना दंडनीय अपराध है। अब देखो कि हम लोग क्या करते हैं कि झंडा को क्या करते हैं, बहुत स्टाइल मारने के लिए बीच में कपड़ा भी चला था। तो अगर आप लोग घुटना के नीचे अगर झंडा को पहनते, जूता भी चल गया था मेरे भाई झंडा वाले कलर का, तो ये सब क्या है, अपमान है। ठीक है, झंडे का। ऐसे में आप लोग क्या हो जाए, आप लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और आप लोग को दंड भी मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, झंडा को बेच नहीं सकते हो पैसा देके, ये भी कानूनी अपराध है। उसके बाद झंडा का उपयोग, कुछ भी देखते हैं हम बहुत सारे को कि उसी में पन्नी है, उसमें कुछ जलेबी दे दिया, तो कुछ भी दे दिया उसमें रख के, तो ये सब करना बिल्कुल भी गलत है। ये सब आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, तो इसको जानकारी भी आप लोग को रखना है। आगे देखो, झंडा में आप लोग बताए 3 कलर होता है। पहला तो आप लोग का केसरिया रंग होता है, जिसका कि प्रतीक होता है। ठीक है, केसरिया रंग जो होता है शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। सफेद रंग जो हम लोग का होता है शांति और सत्य का प्रतीक होता है। वही हरा रंग जो होता है उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है, ये इसका प्रतीक होता है। ठीक है, ये तो तीनों कलर जो है, तीनों का अलग अलग मतलब होता है, तीनों का अलग अलग प्रतीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखो, राष्ट्रीय ध्वज के सफेद पट्टी में एक अशोक चक्र होता है, आप सबको पता होता है ना, झंडा में बीच में ऐसे करके बहुत सारे। तो इसमें जो ये आप लोग देख रहे हो, ये तिल्लिया जिसको बोलते हैं, ये तिल्लिया होती है। इसमें टोटल कितनी तिल्लिया होती है, तो 24 तिल्लिया होती है। आप लोग याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक बचेगा भारत के राष्ट्रीय स्मारक। ये अगर टॉपिक को देखा जाए तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारत के राष्ट्रीय स्मारक के रूप में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि स्मारक हैं जिसको ऐड किया जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में है उसको ऐड किया। अगर ऐड करेंगे तो कम से कम 50-100 से कम नहीं होंगे, क्योंकि सारे एग्जाम स्मारक ही है। अगर पूरा विश्व में देखा जाए कि भारत का कोई स्मारक एक, तो विश्व के स्मारक में एक चीज़ ऐड होता है हम लोग का, वो क्या होता है, ताजमहल ऐड होता है। इसको माना गया हम लोग का विश्व के स्मारक में। ठीक है, सबसे टॉप पे। तो भारत के स्मारक में भी ये ताजमहल, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि भारत के स्मारक में भी ऐड होते हैं। देखो, स्मारक किसको बोलते हैं, स्मारक किसी उल्लेखनीय व्यक्ति या घटना की स्मृति में बनाई गई मूर्ति, भवन या अन्य संरचनाओं को स्मारक के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा आप लोग जिसका इतिहास हो, बहुत ऐतिहासिक जगह हो, उसका कुछ ना कुछ इतिहास से लिंक रहा हो, वैसे जगह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मारक बोल सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर कुछ स्मारक लिए हैं और वो स्मारक किस स्थान पर है, जैसे कि ये जगह का नाम है और ये स्थान है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, ये स्मारक है और ये कहाँ पर स्थित है, वो नाम हम लिखे हैं। तो कुछ है यहाँ पर हम 20 स्मारक का नाम लिखे हैं। बाकी इस पर एक स्पेशल वीडियो आएगा, अगर वीडियो बन जाएगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर रहेगा स्मारक से। एक तो ऊपर राष्ट्रीय झंडा वंडा वो सब तो हो गया, एक इससे 2 नंबर के इससे क्वेश्चन आ जाएंगे मेरे भाई, अगर देखोगे ध्यान से। तो अब देखो यहाँ पर कि ताजमहल जो है वो कहाँ पर है, बहुत सारे बच्चे को पता होगा, ये तो इजी क्वेश्चन था। तो ताजमहल हम लोग का कहाँ है मेरे भाई, देखो सबसे पहले ताजमहल हम लोग का है मेरे भाई आगरा यूपी में है। लाल किला हम लोग का नई दिल्ली में है। हवा महल कहाँ है, ये जयपुर राजस्थान में है। उसके बाद इंडिया गेट, यहाँ पे तो सब बच्चे जाते हैं, नई दिल्ली में, आप लोग को पता है। अब देखो इंडिया गेट के बगल में ही अगर आप लोग गए होगे ना इंडिया गेट घूमने, तो वहाँ जस्ट बगल में ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल करके एक जगह है, जहाँ पे सेना के जितने भी शहीद हुए ना लोग, उनका नाम लिखा मिलेगा वहाँ पे, उनको पूरा सम्मान किया गया। पूरा घूमने वाला एक नंबर पार्क की तरह जगह है। ठीक है, कभी गया हो, नहीं गया तो जाके घूमना, बहुत अच्छी जगह है। ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये भी एक मतलब कि स्मारक है मेरे भाई। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ये यूपी में है मेरे भाई। उसके बाद सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कुतुब मीनार की बात करते हैं, ये नई दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। उसका कोणार्क का सूर्य मंदिर नेवी में, कितना बार पूछा गया, इसका लिमिट नहीं है, और कोस्ट गार्ड में भी। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है मेरे भाई।
गोल गुंबज की बात करते तो ये कर्नाटक में है मेरे भाई। उसके बाद देखो अजंता की गुफा की बात करते तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में मेरे भाई। उसके स्टेचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में मेरे भाई। और एलोरा की गुफा ये महाराष्ट्र में मेरे भाई। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है जितने भी गुफा उफा देख रहे हो। हम्पी, हम्पी कहाँ पे है मेरे भाई? तो ये कर्नाटक में है। खजुराहो का मंदिर मेरे भाई मध्य प्रदेश में होगा। चार मीनार जो हो जाएगा मेरे भाई हैदराबाद में हो जाएगा। और विक्टोरिया मेमोरियल जो हो जाएगा मेरे भाई कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, उसका एलिफेंटा का गुफा हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? महाराष्ट्र में हो जाएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति हम लोग का कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। तो इस हमने 20 जो है स्मारक के नाम ऐड किए। ऐसे और भी एक तरह से स्मारक बोल लो या एक तरह से पर्यटक स्थल बोल लो, घूमने वाला ये सब जगह ही है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर पर्यटक स्थल वाला एक वीडियो आएगा जिसमें 100 होगा और उससे बाहर एक ही पर्यटक स्थल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इसको ऐड किया हूँ इसमें और आप लोग को बताया हूँ। ठीक है, आई होप कि ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये हम लोग का एक ही क्लास में ये जो चैप्टर है समाप्त हो गया। इसका पार्ट टू नहीं आएगा, इसी से आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लेना, क्योंकि इसका पार्ट 2 बनाने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। इसी में सारा क्वेश्चन ऐड कर दिया हूँ, तो इसको याद कर लेना। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा क्लास। और हमारे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग क्या करो यार, फटाफट से जाके फटाफट अभी सब्सक्राइब मारो सेकेंड चैनल को। जैसे यहाँ सपोर्ट करो, सेकेंड चैनल पर भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर आते रहते हैं। और आप लोग इसका पीडीएफ बिल्कुल हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, और आप लोग पढ़ सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, या टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो @ और SG स्टडी आप लोग को मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।